हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल मूवी के बारे में। सबसे पहले 74th इंडिपेंडेंस डे के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सोच रहा था कल ये मूवी देखूं और इसका रिव्यू दूं, लेकिन कल दिन में मूवी इतने सारी अच्छी आ रही थी टीवी पर, तो मैं वही देखते देखते पूरा दिन निकाल लिया और रात को ही मूवी देखा। दैट्स वाई मैंने फिर आज सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अभी आप लोग जब ये देख रहे हो आज 16 अगस्त है। 12 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो गई थी नेटफ्लिक्स पे, तो मैं सोचा थोड़ा 15 अगस्त को इसको देखूंगा जोश के साथ। कल जब मैं सुबह उठा दे रही थी चक दे इंडिया, फिर उसके बाद तानाजी और लगान, और फिर वो ख़त्म होने के बाद एंड में बॉर्डर। तो ये सब मूवी देखते देखते और पूरा दिन शाम ही हो गई पूरा मूवी देखते देखते। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी मूवी देख के एंजॉय किया 15 अगस्त। सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि ना मुझे कल गेंडा स्वामी की काली शकल, ना ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की काली एम्बेसडर दिखी टीवी पे। तो आपने अगर कहीं पे तिरंगा देखा होगा तो जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपको तिरंगा देखा कि नहीं, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसा होता है कि वो तो हमेशा ही तिरंगा टीवी पे आता ही आता है। तो चलिए फिर मूवी के प्लॉट के बारे में। प्लॉट शुरू होती है 1984 में, जब गुंजन सक्सेना अपने भाई के साथ कमर्शियल फ्लाइट में फ्लाई करते हैं और उनको बादल देखना होता है, लेकिन उनके भाई विंडो सीट पे बैठे हुए हैं। तो फिर वो उनको बोलते हैं मुझे सोने दे, वो विंडो पे डाउन कर देते हैं। तभी वो एयर होस्टेस उनको कॉकपिट ले जाती है और कॉकपिट में पायलट उनको व्यू दिखाता है एंड उनको एक दिखाता है कि प्लेन कैसे टर्न होता है लेफ्ट। उनको कोई एक रोटर पकड़ा देते हैं कि इसको आप लेफ्ट करो, फ्लाइट लेफ्ट जाएगी। जैसे वो रोटर घुमाती है और इधर पायलट को पायलट अपना नीचे हैंडल लेफ्ट की तरफ स्टीयर लेफ्ट करते हैं, तो वो फ्लाइट लेफ्ट होती है। तो उनसे वो इंस्पायर हो जाती है और उनको वो इंस्पायरिंग करता है और वो बनना चाहती हैं पायलट। और उनके ब्लैक शर्ट्स जो पहने होते हैं पायलट, वो भी उनको इंस्पायर करती है। तो वो अगले सीन में दिखाई देते हैं कार में बैठे बैठे भी ब्लैक शर्ट्स पहनते हैं, टीवी देखते टाइम भी ब्लैक शर्ट्स पहन के बैठे हैं। और उनके भाई पूछते हैं अब तो रात है चश्मा क्यों पहनी है, बोलती है पायलट की आंखें कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उनकी पायलट बनने की सपने को उनकी भाई और मदर काफ़ी टाइम मतलब सपोर्ट नहीं करती हैं, जो मूवी में ऐसा दिखाया गया है। बट उनके पिताजी जो पंकज त्रिपाठी ने ये रोल प्ले किया बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। जब उनके भाई के साथ एक डिस्कशन होती है, जो शायद आप ट्रेलर में भी देखा होगा, कि उनके पिताजी आके बोलते हैं प्लेन चाहे लड़का उड़ाए या लड़की, उसे पायलट ही कहा जाता है। तो आगे स्टोरी में ऐसा होता है कि 10th उनकी 1989 में ख़त्म हो जाती है और वो कमर्शियल पायलट के लिए दिल्ली फ्लाइंग स्कूल में अप्लाई करने आते हैं, लेकिन तब तक रूल चेंज हो जाता है और उनको बोलते हैं कि नहीं 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फिर वो 12th करके आती है और तब तक रूल चेंज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ग्रेजुएशन करके आओ। अब जब वो ग्रेजुएशन करके आती हैं 3 साल बाद, तब उनको बोला जाता है कि 10 लाख फीस भरी है। और वो एक पुराना इश्तहार दिखाती है जिसमें दिल्ली फ्लाइंग स्कूल में लिखा हुआ रहता है कि 5 लाख कोर्स फी। वो बोलते हैं वो 5 साल पुराना ऐड है, अभी 10 लाख कोर्स फी है। तो 10 लाख उनके लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होता है देने के लिए, तो इसलिए वो प्लान ड्रॉप आउट करते हैं और काफ़ी दुखी रहते हैं। इसी टाइम पंकज त्रिपाठी जो उनके पिता हैं, वो एक इश्तहार लेके आते हैं अखबार में जिसमें लिखा होता है कि इंडियन एयरफोर्स इज हायरिंग देयर फर्स्ट बैच ऑफ पायलट्स। इसलिए उनको वो मना लेते हैं और वो जाते हैं जानवी कपूर जो गुंजन सक्सेना है, वो जाते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए। वो फिजिकल क्लियर कर देती हैं और जितना उनका टेस्ट रहता है आफ्टर फिजिकल, तो वो सब क्लियर कर देती हैं। लेकिन उनका एंड में दिक्कत ये आ जाती है कि वो ओवरवेट होती है 7 kg और उनकी हाइट 1 सेंटीमीटर रिड्यूस मतलब कम रहती है। तो इसलिए उनको एंड में रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बहुत ही भारी मन से घर वापस आती है और पापा को बोलते हैं कि ये चीज़ों की वजह से उनको रिजेक्शन मिला है। तो फिर उनके पापा उनको 1995 की रेखा जी की एक ऐड दिखाती हैं जिसमें रेखा जी ने कुछ 15 किलो रिड्यूस किया है 1 हफ्ते में या कुछ ऐसा ऐड दिखाते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर फिर वापस वो अपना वेट लॉस करते हैं 1 हफ्ते में। वो डिजायर्ड वेट अटेंड करते हैं और फिर वापस 1 हफ्ते में रीअप्लाई करते हैं। लेकिन जो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफिसर रहते हैं वो कहते हैं कि वेट तो हो गया, लेकिन हाइट का क्या, हाइट की कमी की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। वो उनको लेके एक डेमो पायलट सीट पे बिठाते हैं कि आपके हाथ नहीं पहुँचेंगे और पैर नहीं पहुँचेंगे पैडल पे। तो लेकिन उनके हाथ और पैर दोनों पहुँचते हैं पैडल पे बराबर, हाइट कम होने के बावजूद भी। तो इसलिए उनका एक वापस टेस्ट किया जाता है जिसमें उन्होंने बताते हैं कि आपका हाइट आपका हैंड्स और लेग्स हाइट के हिसाब से 1-1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसीलिए अगर भगवान ने ही आपको चुना है पायलट बनने के लिए, तो फिर हम कौन होते हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए। इसलिए उनका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हो जाता है। अब स्टोरी आगे ऐसे बढ़ती है कि उनका पोस्टिंग उधमपुर बेस में होता है, जहाँ पे पूरी उस टाइम सारे मेल एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं, मेल ऑफिसर्स ही रहते हैं। तो ये जो आते हैं तो पूरी बदलाव आ जाते हैं। उसमें क्या भूचाल आते हैं, आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा।
काफ़ी महिला लोग ये सब फेस किए होंगे इन द अर्ली 90s एंड द अर्ली 2000s ऑल्सो, कि एक वुमन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे सारे मेल डोमिनेंसी रहती है और आप क्या क्या इशू फेस करते हो वो सबने फेस किया होगा। बाद में आज के डेट में ये सब इशू नहीं है, बट उस टाइम ये सब था कि पूरी मेल डोमिनेंट ऑफिसेस में जब एक एक लड़की आती है तो क्या दिक्कतें फेस करना होता है। जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि उस बेस में एक लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं होती है, तो वो जेंट्स टॉयलेट में आके ही घुस जाती हैं और उन कपड़े चेंज करने के लिए उनके लिए प्रॉपर नहीं रहता चेंजिंग रूम वगैरह। आगे जाके उनको ये सब चीज़ें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और थोड़ा सा मतलब स्टोरी को दिखाया गया कि कैसे ये लोग चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े तो उनकी सॉर्टी कैंसल्स होती है, काफ़ी लोग उनको इग्नोर करते हैं। इवन द हेड जो होते हैं कमांडिंग ऑफिसर, वो भी जो हेड होते हैं कमांडिंग ऑफिसर वो भी मतलब नहीं चाहते थे कि इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे कि एक लड़की आगे बढ़े, क्योंकि वो चाहते थे लड़की इज वीकर जेंडर एंड उसको डिफेंस के लिए नहीं बनाना, डिफेंस के लिए नहीं भेजना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हमें वहाँ पे वीकर बंदे नहीं चाहिए। और वो आगे क्या क्या दिक्कत फेस करती हैं और कैसे उसको ओवरकम करके आगे आती है, ये सब जानने के लिए आपको मूवीज़ ज़रूर देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग के बारे में ये बोलूँगा कि मैंने जानवी कपूर की पहली मूवी नहीं देखी थी, धड़क थी शायद उनकी, वो नहीं देखा था। और उनकी बीच में आई थी हॉरर स्टोरी नामक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ जिसमें उनका एक पार्ट था मूवी में, तो स्टोरी में एक पार्ट था, तो वो उतना कुछ था नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर इन ए मूवी। तो एक्टिंग की बात करूँगा, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, बट द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ वो है कि शी कुड हैव गिवन सम मोर एफर्ट्स टू द रोल। मतलब ठीक ठाक है, रोल ओके है, बट थोड़ा और एफर्ट्स होना चाहिए। और जहाँ एक्टिंग की बात होती है वहाँ पंकज त्रिपाठी भाई साहब ने ज़बरदस्त एक्टिंग किया। पूरे 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी में उनका कुछ 15 से 20 मिनट का स्क्रीन प्ले रहा होगा और भाई साहब जितनी बार वो स्क्रीन पे आए ज़बरदस्त एक्टिंग की है। मैं दाग देना चाहूँगा स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग की, जिन्होंने वो तरीके के डायलॉग लिखे हैं वहाँ पे। दो ऐसे सीन्स थे पूरे मूवी में जो मेरे सबसे दिल को छू गई पंकज त्रिपाठी के द्वारा। एक होती है ये कि जब उनका बड़ा भाई गुंजन सक्सेना के बड़ा भाई और आके बैठते हैं पंकज त्रिपाठी के साथ, ही इज ऑल्सो इन आर्मी, तो वो आके रात को बैठते हैं, पंकज त्रिपाठी अपना एक पेग लेके बैठे हुए थे, तो उनका बेटा आके बैठता है सामने, तो वो एक पेग बना के उसको देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ अगर दारू पी सकता हूँ तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो बोलते हैं यस यू कैन। तो बोलते हैं कि आपने जब से गुंजन पैदा हुई है आपने उसको सर पे चढ़ा के रखा है, उसको किसी भी चीज़ से मना नहीं करते, और आज आप उसको एयरफोर्स भेज रहे हैं, आपको पता है आप आर्मी में रह चुके हैं, मैं आर्मी में हूँ, कैसे आपकी सिचुएशन रहती है, आपने हमेशा उसको कुछ भी चीज़ से टोका नहीं, रोका नहीं, आपने उसको इतनी आज़ादी छोड़ दिया। मैं भी उससे प्यार करता हूँ, बट आपकी इस आज़ादी के चक्कर में आप उसका नुकसान ना कर दें, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वहीं पर पंकज त्रिपाठी बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये दारू पीनी नहीं चाहिए, एंड ही फिनिशेस अप हिज पेग, और उसका पेग उठा के चले जाते हैं। भाई साहब वो सीन अल्टीमेट था, मतलब आपका जो एक सेकंड सेंटेंस का रिप्लाई था वो मज़ा आ गया देख के। सिमिलरली एक और सीन है जब गुंजन सक्सेना फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से आ जाती हैं एयरफोर्स से वापस घर पे, बोलती है मुझे शादी करना है, मुझे सेटल होना है, तो उनको वो किचन, पंकज त्रिपाठी उनको किचन में लेके जाते हैं, बोलते हैं चलो आलू पराठा बनाते हैं, ये लो आलू, इसको उबालो, ये जीरा, ये हल्दी पाउडर, और ये क्या है बेटी, ओहो मेरी बेटी को तो धनिया पाउडर भी पता नहीं है, तो कैसे बनाएगी तू। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ हम अपने बेटियों को बताते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करो, और वहाँ पे हमारी बेटी ही खुद बोल रही है कि नहीं मेरे पंख काट दो और मुझे मेहंदी लगानी है। सो दैट वाज ऑल्सो एन अल्टीमेट सीन, आपको रोना आ जाएगा अगर आप देखोगे तो। सो डू वॉच दिस मूवी एंड ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको मूवी कैसा लगा। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। कंट्रोवर्सीज ये था कि आपको तो पता ही है अभी बॉलीवुड में नेपोटिज्म और इसके वजह में बॉयकॉट चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो दिस मूवी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ऑल्सो धर्मा प्रोडक्शन। तो खबर आई थी कि ये सब बॉयकॉट की चीज़ों की वजह से शायद धर्मा प्रोडक्शन अपना नाम यहाँ से विड्रॉ कर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं, धर्मा प्रोडक्शन का नाम बाकायदा मूवी से पहले आता है। अब दूसरी बात यह है कि जो इंडियन एयरफोर्स को डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर में कि मेल डोमिनेंट है, जो अलाउ नहीं कर रहे हैं लेडीज़ को आगे आने के लिए, उसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने पेन डाउन किया है प्रोडक्शन हाउस को कि आपने बहुत गलत डिपिक्ट किया है, दिस विल हैम्पर द डिग्निटी एंड द डेकोरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स।
तो इस संदर्भ में ये बात करना चाहूँगा कि मूवी शुरू होने से पहले इन्होंने जो डिस्क्लेमर दिया है आप उस पर गौर कीजिए। उन्होंने उस पर लिखा है कि ये मूवी को इन्होंने ट्रू बेस पे ट्रू स्टोरी पे इंस्पायर किया हुआ है और जगह जगह पे इसकी डायलॉग्स और सीन्स को एग्जेजरेशन और नरेशन किया गया है थोड़ा मसाला करने के लिए मूवी को। अब लेट्स सी इंडियन एयरफोर्स को क्या रिप्लाई देते हैं वो लोग। सो दैट्स इट दोस्तों, और आपने अगर ये मूवी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये मूवी। जिन्होंने नहीं देखा जाके तुरंत देखिए और बताना कमेंट्स करके कैसा लगा। तब तक के लिए मैं चिरंजीव मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे एक और ऐसे ही मज़ेदार मूवी के रिव्यू में। तब तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे उत्तराखंड।